में की स्टार्टिंग में हमें 3 गॉड्स के बारे में ही बताया जा रहा होता है कि कैसे वो ज़मीन पे नेचर को संभालने का काम करते हैं। स्काई एंड अर्थ गॉड की निस्बत ज़्यादा पावरफुल वाटर गॉड है हाबिक, लेकिन अभी भी उसे यहाँ की राजनीति नहीं मिली थी। किंग बनने के लिए उसे ज़मीन पे जाके 3 स्टोन्स को लाना था, जो कि वहाँ पे इंसानों के भेस में रह रहे 3 गॉड्स के पास ही मौजूद थे। बाकी वो कहाँ पे मिलेंगे उसका मैप हाई प्रीस्ट ने हाबिक को दे दिया था। वैसे तो एक सर्वेंट नाम सूरी, जो कि पहले भी कभी अर्थ पे जा चुका था, वो इसके साथ जाने वाला होता है, लेकिन फिर भी प्रीस्ट इसे एक डिवाइन सर्वेंट का बताते हैं कि उसके पूर्वज हमेशा से ही गॉड्स की सेवा करते आए हैं, वो तुम्हारा काम में मदद कर देंगे। अगर उस सर्वेंट को कुछ भी ना मालूम हुआ तो आप उसे याद करवा लेना। और बस उन्हीं स्टोन्स को ढूंढते हुए ही स्टार्ट होगी एक ह्यूमन एंड गॉड की कहानी। सो सीरीज को पूरा देखिएगा, ओके। इसके बाद ही हमें हमारी फीमेल लीड सोहा को दिखाया जाता है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। इसके पास बस गिने चुने ही पेशेंट्स आते हैं। बेचारी अपनी पुअर कंडीशंस को लेकर बहुत ही परेशान रहती है। उसके पास वो अपनी बिल्स चुकाने के भी पैसे नहीं होते और ऊपर से कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ था। अभी भी उसे एक डायमंड रिंग की याद आती है कि कैसे कॉलेज लाइफ में एक लड़के ने उसे दी थी। चलो इसे बेच के ना सिर्फ अपने डेब्ट्स क्लियर करूँगी, बल्कि अब्रॉड जाने के भी प्लान्स इसने बना लिए थे। बस अभी ये सब कुछ सोच रही होती है कि ऊपर से हाबिक की लैंडिंग सीधी यहीं पे ही होती है। इंसानों की दुनिया में वो तो नेक्ड आया था, सो सोहा की ही शर्ट पहन लेता है, जिसमें कि उसने अभी अभी डायमंड रिंग भी रखी हुई थी। उसे भी अपने तरीके से होश में ला के वहाँ से चला गया था। उठते ही इसे अपनी रिंग की फिक्र के वो कहाँ पे चली गई, और इवन के मेरी शर्ट भी गायब है। बस फिर क्या था, उसे ही काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहना स्टार्ट कर देती है कि चोर कहीं के मेरी चीज़ें ही लेके चले गए। ये सब तो हाबिक ने भी सुन लिया था। वो इसे सबक सिखाने तो जाना चाहता था कि इसकी मुझे थीफ कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, लेकिन फिर अपनी इस हालत को देखते हुए नहीं जाता कि बाद में इसे पूछ लूँगा। नाम सूरी भी बड़ा सूट पहन के वहाँ पे आ गया था। ये तो फ़ौरन से उससे अपनी ड्रेस चेंज कर लेता। अब ऐसे कैसे हो सकता था कि वो गॉड होते हुए इस ड्रेस में होता, और जबकि ये सूटेड बूटेड। एक तो हाबिक से अपना मैप ही गुम हो गया था, ऊपर से इसकी सुपर पावर्स भी काम नहीं कर रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वेल नाम सूरी अब इन्हें यहीं पे रुकने का कह देता है कि मैं अपने कहीं रहने का अरेंज करता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे खड़ा होता है कि तभी अचानक ही इसकी नज़र सोहा पे भी पड़ जाती है। ये उसे रोक के कहने लगा था कि मैं चोर नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने ऐसे ही बिना रीज़न के तुम्हारी वो वाली चीज़ें चोरी नहीं की थी। अब उसे समझ नहीं आती है, पूछ लेती है कि तुम कौन हो। तो अब ये फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगा था कि मैं गॉड ऑफ वाटर हाबिक हूँ, और इवन के बहुत जल्दी राजनीति का किंग भी बनने वाला हूँ। ये सारी बातें सुन के सोहा तो एकदम शॉक रह जाती है कि कहीं ये साइको तो नहीं है। अब वो इंसानों के सामने ऐसी बातें करेगा तो किसने उस पर विश्वास करना है। वह ये तो उसे अपनी क्लिनिक का कार्ड दे के ही वहाँ से जाते हैं कि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आके अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। नाम सूरी ने कहीं पे रहने के लिए अपनी जगह का इंतज़ाम कर ही लिया होता है। बेचारों को रात यहीं पे गुजारनी पड़ गई थी। अगले दिन जैसे ही इसकी नज़र मोबाइल फ़ोन्स पे पड़ती है तो नाम सूरी से पूछने लगा था कि ये क्या चीज़ है। तो वो उसे बता देता है कि जो भी है, लेकिन खाने की तो हरगिज़ नहीं है। अब चूँकि वो इंसानों की दुनिया में आ चुका था तो इसलिए नाम सूरी को भूख लग रही होती है, जबकि वाटर गॉड को अभी फ़िलहाल तो भूख नहीं लगी होती। ये लोग अपने ही सर्वेंट को तलाश करने के लिए डिवाइन गेट पे पहुंच आए होते हैं, जो कि गॉड्स और इंसानों के आने जाने का ही रास्ता होता है। अब यहाँ पे खड़े किसी के आने का वेट कर ही रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये वाली ज़मीन किसी और की नहीं बल्कि सोहा की ही होती है। उसने तो इसे बेचने का भी डिसाइड कर लिया था। जैसे ही उसकी नज़र इन पे पड़ती है तो वो उनसे यही कहने लगी थी कि क्या आप लोग ये वाली मेरी ज़मीन बाय करना चाहते हैं। तो ये उसके पास आके यही कहने लगा था कि तुम्हें किसने कहा कि हम ये बाय करना चाहते हैं, वैसे भी ये तो हमारी ही है। ये सब सुन के सोहा तो फिर गुस्सा करती हुई जाने ही लगती है, तो इसकी गाड़ी के आगे नाम सूरी आ जाता है। अब उसे तो इधर हाबिक ने ही भेजा था, वो इसकी गाड़ी में बैठ के यहाँ से जाना जो चाह रहे होते हैं। अब जो जैसे ही इसे गाड़ी चलाते हुए देखता है तो काफ़ी ज़्यादा नोटिस करता है कि कैसे ये चला रही है। खैर इसी दौरान इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में वो तो कहीं रास्ता ही भटक के
जंगल के बीचों बीच आकर ही खड़े हो जाते हैं। ऊपर से इनका पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं। नाम सूरी को तो उसने पेट्रोल लेने के लिए भेज दिया था, बाकी पीछे से ये दोनों ही रह जाते हैं। अब काफ़ी देर उसके आने का वेट करते हैं। जब वो नहीं आता है तो इसलिए फिर खुद ही जंगल में टहलकदमी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान ही एक सवार इनके पीछे लग जाता है। ये बेचारे तो उससे बच के भागने ही लगे थे। हाबिक इसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों अपनी गाड़ी में ही आके छुप जाते हैं। वो काफ़ी देर तक तो कोशिश करता रहता है कि जैसे तैसे करके ये इंसान उसके हाथों लग जाए, लेकिन ये भी कहाँ हार मानने वाले थे, ऐसे बीच में पड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद नामसूरी भी आ चुका होता है। शुक्र है कि इन्हें पेट्रोल मिल चुका था। अब यहाँ से वापसी पे जैसे ही हाबिब गाड़ी चला रहा होता है तो सोहा पूछती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास क्या लाइसेंस भी है? ये कहता है कि नहीं, तो वो तो चीख के फ़ौरन से गाड़ी रोकने को कहती है। अब यहाँ से जा ही रही होती है कि ये कह देता है कि देखो, मुझे पता चल गया है कि तुम ही डिवाइन सर्वेंट हो, तो इसलिए तुम्हें हमारा ख्याल ही रखना पड़ेगा। ये सुन के वो सरप्राइज के क्या कहा, डिवाइन सर्वेंट? वेल, वो कहाँ यकीन करने वाली होती है। ये अब उसे रोक देता है कि अच्छा तो मेरे पास भी अब एक आखिरी चांस ही बचा है, इस तरह तो तुम ज़रूर सब रिमेंबर कर लोगी। अब जैसे ही वो इसे किस करता है और फिर हंसने भी लगा था कि अब तो उसे याद आ ही चुका होगा कि मैं एक गॉड हूँ। लेकिन तभी ही नाम सूरी उसे पकड़ के लेके चला जाता है कि अरे गॉड साहब, ये आपने क्या कर दिया। ये घर पे आके उसे किसको लेके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर रह जाती है। हर कहीं पे इसे बस वही वाला सीन ही नज़र आ रहा होता है। अगले दिन हमें इन लोगों को एक कंपटीशन में ही जाते हुए दिखाया जाता है। वो तो इधर नोट कर रहा था कि ये लोग स्केटिंग बोर्ड का कैसे यूज़ करते हैं। वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है, आसानी से सीख भी लेता है। अब नामसूरी को भूख लगी थी तो इसलिए उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया था कि इसलिए उसे खाना दिलवा सकूँगा। यहीं पर जो कि सुहा भी आई हुई थी, उसकी नज़र इस पर पड़ ही चुकी होती है। अब जैसे ही हाबिक उसे देखता है तो बस यही स्केट बोर्ड लेके उसके पीछे पड़ जाता है। ये तो बड़ी मुश्किलों से उसकी नज़रों से बच गई होती है। बेचारे फिर से आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। नामसूरी को तो बहुत भूख लगी थी। अब वो जो कार्ड अपना दे के गई होती है, वो नामसूरी से कहता है कि हमें ज़रूर उसके क्लिनिक पे जाना चाहिए, हो सकता है कि वो डिवाइन सर्वेंट हमें वहीं पे मिल जाए। रास्ते में जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, तो वो इन दोनों को ही वहीं पर उतार देता है। और यहीं पे ही अचानक ही इन दोनों की नज़र सोहा पे भी पड़ जाती है। वो कैसे बहुत ही काइंड लड़की होती है, एक ओल्ड मैन की सिग्नल को क्रॉस करने में उसकी हेल्प कर देती है। ये सारा सीन देख के तो हाबिब को भी काफ़ी अच्छा लगा। अब वो जैसे ही सोहा के पास आके वही पुरानी वाली बातें करना स्टार्ट कर देता है कि मैं एक गॉड हूँ और तुम मेरी सर्वेंट, में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें सुन के ये फिर से सरप्राइज़ और नामसूरी को साइड पे ले जाकर यही कहने लगी थी कि देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि तुम ना इसका ट्रीटमेंट करवा लो। वैसे भी जैसे बंदा फिजिकल बीमार होता है वैसे मेंटली भी होता है, तो इसलिए इन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वेल, वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा आप समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे इन्हें खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल तो उसके पास भी कुछ नहीं था, तो वो कैसे करती, इसलिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही एक पर्सन की इधर एंट्री होती है, जो कि आते ही हाबिब को जाके किस कर लेता है। वो एकदम सरप्राइज़ कि मूर्ख, तुम कौन हो और ये करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। एक्चुअली में ये भी एक कोई सर्वेंट ही था जो कि इन्हीं की दुनिया से यहाँ पे आया हुआ था और हाबिब की वजह से ही इस दुनिया में फंस के रह गया, तो इसलिए उसने इससे अपना बदला लिया था कि इस किस के बाद या तो तुम्हारी सुपर पावर्स चली जाएंगी या फिर तुम पे कोई नेगेटिव असर होगा। ये सब देख के वो एकदम शॉक ही रह जाता है कि इससे तो मैं बाद में निमट लूँगा। सोहा तो अपने मालिक के मकान के पास पहुंच आई थी। उसने अभी तक मंथली पेमेंट नहीं की थी, तो इसलिए उनसे अपोलोजाइज़ कर रही होती है और ये भी कह रही होती है कि बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगी। वो इस वक्त जो भी क्राइसिस से गुजर रही होती है, इस सब के बारे में एक और पर्सन शिन को भी पता चल चुका होता है। एक्चुअली में एक तरह से तो उसने इसके भी पैसे देने होते हैं, तो इसलिए वो फिर उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके पैसे माफ़ कर देता है कि कोई बात नहीं है। इधर ये बेचारा जब बच्चे को खाना खाते हुए देखता है तो इसे भी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। अब ये सब तो उसी किसका ही असर था, इस पे नेगेटिव असर पड़ ही चुका होता है। बेचारा बहुत ही परेशान लग रहा होता है। अचानक ही इसके यहाँ पे अपनी गॉडेस पे नज़र पड़ चुकी थी, जिसके पास के वो वाला स्टोन भी होता है। एक्चुअली में वो अब एक एक्ट्रेस जो होती है, ये उसी लड़की के फ़ोन में उसकी फ़ोटो देख के जैसे उसके पीछे भागता है, तो अचानक ही इसकी नज़र एक और अपनी दुनिया से आए सर्वेंट पे पड़ जाती है। वो तो अपने मालिक की खूब सेवा करने लगा था।
और साथ ही साथ दोनों अपनी दुनिया की बातें करने लग जाते हैं। वही वाला पर्सन था जिसे कि हमने पहले सोहा के क्लिनिक में देखा था। अब जैसे ही सोहा को पता चलता है कि उसका जो एक पेशेंट था वो कहीं पे चला गया है, सो इसलिए वो कोई खुशी वगैरह ना कर ले, ये उसे ढूंढने के लिए पहुंच आई होती है। और अचानक ही हाबिब के पास देख के सरप्राइज, ये बेचारा तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर रह गया था कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, कैसे जाऊँ वगैरह वगैरह। इवन के यहाँ पे पानी में कूदने जा ही रहा होता है कि सोहा उसे रोकने की कोशिश करती है। इसे खुद तो पानी से डर लगता था। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसने एक दफ़ा खुद को पानी में कूद के हर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अचानक ही पानी से बाहर आ गई थी। तभी से ही उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो फिर इसे ही कहने लगी थी कि तुम्हें जाके उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। वो भी कह देता है कि ठीक है, तुम इस फूड का ख्याल रखो, मैं अभी जाता हूँ। और जाके उसने उस पर्सन को वहाँ से बाहर निकाल ही लिया था। सोहा तो खुशी के मारे उसका दिया खाना ज़मीन पे गिरा देती है। ये देख के वो तो सोहा पे भड़क जाता है कि ये मैंने नाम सूरी के लिए बचा के रखा था और देखो तुमने क्या कर दिया, ये ख़राब हो गया ना, वो बेचारा कैसे खाएगा। उसकी ये बातें सुन के सोहा तो उसके क्लोज आके यहाँ पे उसे हक कर लेती है कि ये तो कितने ज़्यादा इनोसेंट है। अब जैसे घर पहुँचती है उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा था कि मुझे जाके उनकी कोई ना कोई तो हेल्प करनी ही चाहिए। ये जैसे उसे देखते हैं तो एकदम सरप्राइज कि आज इसे कैसा मौका मिल गया कि हमसे खुद ही मिलने के लिए आ गई। यहाँ पे जैसे ही ट्रिप होके गिरने लगती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है और ये भी कहने लगा था कि तुम्हें पता है कि मैं कब से ही तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो भी पूछ लेती है कि अच्छा तो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, तो आगे से यही कह देता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा क्लमसी हो और कोल्ड हार्टेड हो, हमारा तो तुम कोई भी ख्याल नहीं रखती हो। ये सब सुनते ही उस बेचारी की शक्ल देखने वाली कि ये क्या, ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है। अब जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे फिर से कोई आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। अब ये फिर उन बातों को इग्नोर करके जैसे ही अपनी कॉलेज रियूनियन में आती है तो यहीं पे उसकी मुलाकात अपनी फ्रेंड्स से भी हो गई थी, जो कि अब काफ़ी रिच बन चुकी होती हैं और इसकी कंडीशन को देख के इसे काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लगी थी। अब अचानक ही इसकी नज़र अपनी एक और फ्रेंड पे पड़ती है जो कि काफ़ी अरसे से इसे जानती ही थी और आते ही इसके डैड को लेके इसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट करने लग जाती है कि कैसे तुम्हारे डैड समाज सेवा करते हुए तुम्हें ही छोड़ के यहाँ से चले गए हैं वगैरह वगैरह। अब इसे तो ये सब कुछ सुन के अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए वो भी उसे दो टोक जवाब दे देती है। इवन के जैसे कि वो इससे रूडली बात कर रही थी ये भी कर देती है, लेकिन अपने डैड की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो गई थी कि कम से कम उसे ये बात करनी तो नहीं चाहिए थी। हाबिब जैसे ही उसकी क्लिनिक पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सोहा तो अपनी एक कॉलेज रियूनियन में गई है, तो वो वहीं पे आ गया था। अब उसने देख लिया था कि ये लड़की कैसे उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो इसलिए बेइज्जती करने में तो वो एकदम माहिर होता है, तो उसने इसे भी भगा दिया होता है और फिर इसके क्लोज आके इसे भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगा था। उसका ये वाला गेस्चर तो सोहा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दोनों अब फिर यहाँ से चले ही जाते हैं। अब उसने इसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की थी तो इसके बदले में उसने सोहा से एक फ़ोन अपने लिए बाय करवा ही लिया होता है। यहाँ से जाते हुए अचानक ही उसकी नज़र मूरा पे भी पड़ जाती है जो कि गॉडेस है। इसे कहने लगा था कि अगर तुमने मुझे इस लड़की से मिलवा दिया तो इस तरह तुम्हारी ड्यूटीज़ तकरीबन पूरी ही हो जाएंगी। अगले दिन वो इसे मोरा के घर के बाहर ही लेके आ चुकी होती है। मोरा ने यहाँ पे वाटर गॉड को पहचान तो लिया था लेकिन अपने गार्ड से कह के इसे यहाँ से निकलवाने के ही चक्रों में होती है। ये बेचारे जैसे उसकी हेल्प करने के लिए आती है तो गार्ड्स ने इसे नीचे गिरा दिया था। ये सब कुछ देख के हाबिब को अच्छा नहीं लगता, वो इन गार्ड्स की खूब पिटाई करता है और तभी अचानक ही मूरा आकर इसे थप्पड़ मार देती है। ये सब कुछ देख के सोहा उसे अपना कार्ड देने लगी थी कि तुम्हें भी ना अपने मेंटल हेल्थ की फ़िक्र करनी चाहिए, आके मेरे यहाँ इलाज करवा लेना। वापसी पे वो सोहा पे ही भड़क गया था कि देखो तुम्हें गॉडेस के साथ ऐसा बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीछे से मूरा एक और लड़के को कॉल करती है कि जिस बात का हमें डर था बस अब वही होने वाला है। हाबिब को वही वाले स्टोन्स चाहिए। ये कह देता है कि तुम बस अभी उसे टालती रहो, जब मौका आएगा तो हम उसे दे देंगे। सोहा से तो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है, वो इसे अपनी एक और साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास से लेके आ चुकी होती है। वो इसका सेशन करती है। अब जैसे ही इसे पता चलता है कि वो तो बस ऐसे ही खामखाम इसका टाइम वेस्ट कर रही है तो इसलिए हाबिब बाहर आ गया था और सोहा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जैसा मुझे सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वाकई में मैं एक वाटर गॉड हूँ और यहाँ पे स्टोन्स लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है?
चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो भी थोड़ा सा हर्ट फील करती हुई जाने ही लगी थी, तो तभी अचानक ही एक पर्सन उसे किडनैप कर लेता है, रूफ टॉप पे लेके आके इससे पहले कि उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। नाम सूरी की उस पर नज़र पड़ जाती है और वो फ़ौरन से हाबिब को कॉल करके अब इस बारे में बता ही रहा होता है, तो तभी वो विंडो में से सोहा को गिरते हुए देखता है। उसे फ़िलहाल अपनी कोई फ़िक्र नहीं थी। जैसे ही वो विंडो को तोड़ के बाहर निकलता है तो उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो इन्हीं की मदद से ही सोहा की हेल्प कर देता है। ये सब कुछ देख के तो सोहा एकदम बेहोश ही हो गई थी कि क्या सच में ये जो अब तक कह रहा था वो ठीक है, यही वाटर गॉड है। अब जैसे उसे होश आता है तो वो बहुत ही घबराई हुई होती है। आखिर को वो एक इंसान थी, तो ये सब कुछ वो पहली दफ़ा देख रही थी, तो इसलिए उसका ऐसा करना तो बनता ही था। अब वापसी पे अब वही इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर का डोर ओपन करके जाती है तो तभी अचानक ही ये फ़ौरन से हाबिब को उसके घर में धकेल देता है कि ये एक गॉड है और तुम इनकी सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए। वो इन्हें अपने रूफ टॉप पे लेके आती है कि आप लोग आज से यहीं पे रह सकते हो, और वहाँ पे तो इन्हें एक स्टोर रूम भी मिला था रहने के लिए। चलो कम से कम कोई तो जगह थी ही सही। अचानक ही इसकी नज़र एक स्ट्रेंजर पर्सन पे पड़ती है जो कि कब से इनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाई फिर रहा था। ये हैरान होता है कि आखिर वो वाला पर्सन है तो है कौन। अगले दिन गॉड वाली सारी की सारी स्टोरी नाम सूरी ने इसे बता दी थी कि कैसे वो इस दुनिया में कुछ स्टोन्स वगैरह लेने के लिए आए हैं वगैरह वगैरह, और हाबिब की एज तकरीबन 2800 से तो ऊपर ही होगी। ये सुन के वो एकदम शॉक। अब उसकी सेवा करना तो इसका बनता ही था। यहाँ पे तो वो इसे इरिटेट करने से भी बास नहीं आता है, और ये चिढ़ती हुई फिर वहाँ से चलती बनती है। दोनों काफ़ी क्लोज भी आते जा रहे थे। सोहा को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर कभी मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इस बारे में वो फिर अपने एक फ्रेंड से मशवरा लेती है। वो भी कहने लगा था कि हाँ, तो तुमने इतने सारे तो दिल दुखाए हुए हैं, उन्हीं में से ही कोई होगा। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे उसके डैड एक दफ़ा ऑर्फन बच्चों को अपने घर पर लेके आए थे, और ये उनसे इतनी ज़्यादा इरीटेट हुई थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर लेती है। ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, और तभी ये फिर हमें बताती है कि एक्चुअली में उस वक्त मैंने उनके साथ इसलिए ऐसा किया था कि डैड को मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी, मीन कि उन्हें मेरे अलावा बाकी सबका ख्याल रखना आता था। इधर इसे मूरा से मिलने के लिए जाना था, जो ड्रेस नाम सूरी से बाय करके देता है वो तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आखिर को एक गॉड जो होता है ये फ़ौरन से सोहा को अपनी हेल्प करने को बोलता है। अब जो जो ड्रेसेस इसे पसंद आ रहे होते हैं वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। वो तो साफ मना करके फिर एक बहुत ही चीप शॉप पे लेके आ गई होती है, और यहीं पे ही उसने इसे एक ड्रेस दिलवा दिया था कि इसी पे ही गुजारा करो। इधर ही शिन को सोहा की उस डिवाइन गेट वाली ज़मीन का पता चल गया था। वो वहाँ पे अपना कोई रिजॉर्ट बनाना चाहता था, तो इसलिए उसने सोहा को मिलने के लिए बुलवा लिया होता है, उससे के साथ डील करना चाहता है। ये तो यहाँ पे शिन से यही कहने लगी थी कि मैं तो बाकी सबकी निस्बत 5 गुना मुनाफा से ही आपको वो सब बेचूंगी। कह देता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें 7 गुना मुनाफा से भी ज़्यादा बेचूंगा। ये सुन के वो एकदम शौक के ये मुझे पहले बोलना ही नहीं चाहिए था, इसलिए अभी फ़िलहाल तो मना करती हुई चली जाती है कि मुझे अपनी वो ज़मीन बेचनी ही नहीं है। और फाइनली इसकी मुलाकात आज मोरा से हो ही चुकी होती है। उसे पता चल ही जाता है कि एक्चुअली में मोरा ने तो फर्स्ट डे ही इसे पहचान लिया था। वो इसे स्टोन मांग रहा होता है, लेकिन वो देने से साफ मना कर देती है कि नहीं, अभी मैं नहीं दे सकती हूँ। ये सुन के हाबिब को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था कि ये मुझे क्यों नहीं देना चाहती है। अब जैसे ही बाहर आता है तो उसकी मुलाकात सोहा से हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ही शिन उसके पास पहुंच आया होता है। वो इससे ज़मीन के बारे में डील करने के लिए आया था, और इन दोनों को साथ में जाते हुए देख के हाबिब को तो बहुत ही जेलसी फील होती है। वेल जो उसे कह देता है कि तुम्हें जितने भी मुनाफा चाहिए ना, मैं वही देने को तैयार हूँ। ये भी मान गई थी, सो इसलिए फाइनली इसने उसे अपनी ज़मीन सेल करने का डिसाइड कर लिया था। और रात को बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही होती है कि अब मैं भी रिच बन जाऊंगी। इसने भी कोरियन लैंग्वेज सीख ही ली होती है कि चलो इस तरह से मुझे कम से कम लोगों के सामने बात करने में तो आसानी होगी। सोहा को जैसे ही आज वाली ट्रेजेडी याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, लेकिन सामने से देखती है कि हाबिब तो इसके आने का ही वेट कर रहा था। अब वो इसे बताने लगते हैं कि देखो मुझे अब कोरियन लैंग्वेज आ गया। उसने तो घर के बाहर अपना और सोहा दोनों का ही नाम लिख दिया था। ये देख के सोहा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब मूरा का दिल जीतने के लिए उसने उसका बॉडीगार्ड बनने का डिसाइड कर लिया था। जो भी कहती है वो करता है, लेकिन अभी भी वो स्टोन देने को तैयार नहीं होती।
और ये बेचारा परेशान होकर सोहा को लेके फिर कुछ फ्रेश फील करने के लिए एक बीच पे ही पहुंचाया होता है। यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमें इतना तो फील होता है कि जैसे कि हो ना हो दोनों को ही एक दूसरे से लव हो ही चुका है। तभी अचानक इसकी नज़र एक साइको पर्सन पे पड़ती है जो कि इनकी गाड़ी की ब्रेक्स ही ख़राब करने को लगा हुआ था। ये कहता है कि चलो इसी बहाने मैं ये भी टेस्ट कर लेता हूँ कि जब सोहा मुसीबत में होती है क्या वाकई में अपनी सुपर पावर्स का यूज़ कर सकता हूँ। अब गाड़ी के ब्रेक्स तो फेल हो चुके थे, अब ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके होते हैं। अब सोहा को बचाने के चक्करों में वाकई में इसने अपनी सुपर पावर्स का यहाँ पे यूज़ कर ही लिया था। ये देख के वो एकदम सरप्राइज रह जाता है। खैर अभी तो इन्होंने उस साइको पर्सन से ही निपटना था, इसलिए उसे जेल ही पहुँचा देते हैं। अब सोहा तो उसे देखते ही पहचान जाती है कि अरे ये तो वही वाला पर्सन था। एक दफ़ा उसने सोहा की गाड़ी को ठोक दिया था। इसने उसकी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर दी और बस उसी बात का गुस्सा निकालने के लिए इसने ना सिर्फ रूफ टॉप पे जाके इसे मारने की कोशिश की थी, इवन कि आज तो उनकी ब्रेक्स तक ख़राब कर दी थी। अब हर काम में इसने उसकी हेल्प कर दी थी, तो इसलिए बदले में सोहा उसके लिए खाना बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन बेचारी से तो कुछ बन ही नहीं पाता है। इसलिए फाइनली इन लोगों को नूडल्स पे ही गुजारा करना पड़ गया था। अब हाबिक तो बस टीवी शो को देख के ही ऑब्जर्व करता है और इस तरह उसने खाना बनाना भी सीख ही लिया था। और यहाँ पे तो खाना बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। तीनों ही मिलकर डिनर करते हैं जो कि काफ़ी डिलीशियस बना हुआ था। अगले ही दिन फाइनली बीरियोम की ने कॉल आ जाती है जो कि कह रहा था कि आप लोग मुझसे मिलने के लिए आओ। ये जैसे ही वहाँ पे जा रहे होते हैं तो सोहा को टेंशन होने लगती है कि अगर इन्हें स्टोन्स मिल गए तो इस तरह से फिर मुझे मनी कैसे मिलेगी। मीन के इन्हें कम से कम मेरी जो भी कर्ज वगैरह हैं वो तो फिर ख़त्म करना ही चाहिए, इसलिए वो पिन के साथ ही जाने लगी थी। अब जैसे ही आगे आके बीरियोम को देखती है तो एकदम बेहोश, क्योंकि ये वही लड़का था जिसने कि कॉलेज लाइफ में इसे डायमंड रिंग दी थी। अभी भी वो इन्हें स्टोन्स देने को तैयार नहीं होता है, बस यही बहाना बना रहे होते हैं कि वैसे भी हाबिक के पास तो अपनी सुपर पावर्स है नहीं, तो इसलिए हम उसे स्टोन्स क्यों दें। इस बात से उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से मूरा से स्टोन्स लेने के लिए आते हैं, लेकिन अभी भी उसने उसे मना कर दिया था। ये दोनों कोई ना कोई बात तो यहाँ पे हाबिक से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो क्या है उसके बारे में तो हमें बाद में ही मालूम होगा। ये तो हाबिक के सामने ही अब सोहा को अपने साथ लेके जा ही रहा होता है। सोहा को साइड पे लेके जाके यही कहने लगा था कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रही हो। अगर उन सबसे छुटकारा पाना चाहती हो तो ये वाली जो मेडिसिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें हाबिक को देनी है। उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए स्टोन्स को भूल जाएगा। ये अभी लेना तो नहीं चाह रही होती, इतने में मोरा और हाबिक की भी एंट्री हो ही चुकी होती है। ये तो उसी के सामने ही इस बेचारी को बहुत ही बैड सिचुएशन में गुजारने की कोशिश करने लगा था कि देखो या तो फिर तुम स्टोन्स ले लो या फिर इस वक्त सोहा को बचा लो। अब ये सब कुछ देख के ना हाबिक को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इवन कि उसके पास सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया था कि अच्छा अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने वो वाला स्टोन कहाँ पे गुम करवाए, इसलिए मुझे नहीं दे रहे हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं। खैर ये सुन के वो सरप्राइज इसे कैसे पता चला। अब यहाँ से जाते हुए सोहा तो बीरियोम को थप्पड़ भी मार के जाती है कि मुझे यहाँ पे लाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और उसके जाने के बाद तो यही वाला काम हाबिक ने भी कर दिया था। अब फिर बाद में सोहा को ही दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की ग्रेव पे ही आ चुकी थी। कुछ टाइम के लिए अपने दिल का बोझ हल्का करती है। जैसे ही वापस आती है तो घर के बाहर हाबिक उसी जगह पे ही इसके आने का वेट कर रहा था। उसे देखते ही ये तो उस पर फट पड़ती है कि तुम लोग आखिर मुझको समझते क्या हो। ठीक है कि माना मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे बस अब हर हाल में अपने डैड को ही ढूंढना है, वो मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। बेचारी अपने डैड को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उन्हें तो हमेशा दूसरे बच्चों की ही फिक्र रहा करती थी, कभी भी उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। सोहा की ये सारी बातें सुन के अब यहाँ पे हाबिक को उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो इससे प्रॉमिस करता है कि तुम्हें आइंदा के बाद टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इधर नेक्स्ट डे शिन इससे प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करने के लिए आ गया था कि हम दोनों के बीच वो वाली डील होनी थी ना, तुमने वो वाली ज़मीन मेरे नाम करनी है कि कोई ना। ये भूल जाती है कि ओह नो, वो वाले सारे पेपर्स तो मैंने बीरियोम की गाड़ी में ही रख दिए थे, वहाँ से आते हुए मुझे होश ही नहीं रहा। इसलिए उसे अपोलोजाइज़ करती है कि वो वाले पेपर्स लेके मैं बाद में आपसे मिल लूँगी। इधर दो स्टोन्स तो इसे मिल चुके होते हैं। अब वो इसे बता रहे होते हैं कि जो तीसरा गॉड है वो भी गायब है और तीसरा स्टोन भी पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। हमें फ़िलहाल तो वो मिला ही नहीं है और ना ही वो तीसरा गॉड।
अब इन्हें तो बस उसी की ही तलाश होती है। अभी फ़िलहाल तो उसे ढूंढने के लिए इसे मैप ही अपना तलाश करना था, इसलिए सोहा को एक प्लेस पे बुला लेता है। दोनों मिलकर जैसे उसे ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक ही सोहा को शरारत सूझती है। वो हाबिब की फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लगी थी। ये सब नोट करके वो खुद इसके पास आके अपनी और इसकी फ़ोटोज़ ही बनाने लगा था। नेक्स्ट वो इसे एक और पर्सन के पास लाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही वाला पर्सन था जिसने कि पहले हाबिब को किस की थी। ये तो अब उसके पीछे पड़ जाता है और ईमन के वो तो इससे बच के भाग ही निकला था। अब उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हाबिब को तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। सोहा फिर इन्हें खाना खिलाने के लिए लेके आ चुकी थी। अब जब इसे बताता है कि हमें 2 स्टोन्स मिल चुके हैं, बस एक ही रहता है, वो मिलने के बाद ही हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। तो ये सुनते ही सोहा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि ये कभी भी उसे छोड़ के जाए, लेकिन ये भी जानती है कि आखिर को हम दोनों का तो कपल बन ही नहीं सकता है, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। सोहा अपने ख्यालों में खोई हुई जैसे ही रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक गाड़ी बहुत तेज़ी से इसके सामने ही आने लगी थी। ये सब कुछ तो हाबिब ने भी देख लिया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं सोहा की कैसे हेल्प करूं। ये तो शुक्र है कि एंड टाइम पे बीडीओम ने आके इसकी हेल्प कर दी थी। जैसे ही सोहा को होश आता है तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके चली ही गई थी। इधर गाड़ी में जाते हुए जैसे ही बहुत अपसेट लग रही होती है तो ये बात तो ड्राइवर अंकल ने नोट कर ली होती है और वो यहाँ पे इसे कंसोल भी करने लगे थे। अब फिर शिन के पास आके इसने वो वाले पेपर्स इसे पकड़ा दिए थे। इवन के वो इसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करती है। बस यही चाहती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसे ये भुला ही दे। रात को जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने से देखती है कि हाबिब इसके आने का ही वेट कर रहा था। बातों ही बातों में इसकी ज़मीन के बारे में भी पूछ लेता है कि क्या सच में तुम उसे सेल करने वाली हो, क्योंकि इसे पता चल गया था। वो भी कह देती है कि हाँ। अब यहाँ पे ये तो यही कहने लगा था कि देखो, अगर मैं कहूँ कि प्लीज़ तुम उस प्रॉपर्टी को सेल मत करो तो क्या तुम मेरा कहना मान लोगी। वो एकदम सरप्राइज़ हो जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब फिर हमें पता चलता है कि मूरा तो हाबिब से बहुत ज़्यादा लव करती है, लेकिन बीरियोम इससे लव करता है। इवन कि वो तो इसे अपनी फीलिंग्स पे कन्फेस कर चुका है, लेकिन इसने तो उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट की ही नहीं थी। अभी भी वो इससे स्टील प्रॉपर्टी के बारे में ही बात किए जा रहा होता है कि देखो, तुम्हें वो नहीं बेचना चाहिए, वैसे बाकी आगे तुम्हारी ही मर्जी है। अगले दिन हाबिब एक मोरा को लेके डिवाइन गेट के पास वाली ज़मीन पे ही पहुंच आया होता है कि कुछ पता तो चला सके कि आखिर जूडोंग गया तो गया कहाँ पे। अचानक ही इन लोगों की नज़र यहाँ पे मौजूद एक पत्थर पे पड़ती है जिसपे के खून के निशानी लगे हुए थे। ये सब देख के एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि इस पत्थर पे ह्यूमन का खून तो टिक नहीं सकता है, और बाकी रही गॉड्स की बात तो उनका तो खून होता ही नहीं है। तो फिर आखिर ये खून है तो है किसका। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात होती है, इन्हें तो समझ ही नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ हमें शिन के पास एक छोटी सी ब्लाइंड गर्ल को भी दिखाया जाता है जिसका कि वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। इवन के वो तो इसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता है। अब इसने इसे क्यों अपने साथ रखा हुआ था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि हमें बाद में ही पता चलेगी। इधर मूरा को पता चल गया था कि एक्चुअली में हाबिब वाकई में सोहा से बहुत ज़्यादा लव करने लगा है, तो इसलिए वो उसे यहाँ पे वार्न नहीं करने लगी थी कि ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि एक ह्यूमन और गॉड का रिलेशनशिप तो कभी हो ही नहीं सकता है। शिन से मिलने के लिए सोहा आई थी और उसने अपनी ज़मीन वाली डील तो इससे फिक्स कर ही ली होती है। अब बातों ही बातों में वो तो इसे अपने बारे में भी बताने लगा था कि मैं एक ऑर्फन हूँ। मीन के यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि जैसे कि इस ज़मीन के चक्कर में वो तो सोहा से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होके ही रह गया था। उसके दिल में इसे लेके फीलिंग्स तो डिवेलप हो ही चुकी होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हाबिब की इन दोनों पर नज़र पड़ती है तो वो बहुत ही जेलिस फील करने लगा था, लेकिन फिर मन में ये भी सोचने लगता है कि अब सोहा के बारे में सोचने का भी क्या फ़ायदा, वैसे भी एक गॉड और इंसान का तो कोई भी फ्यूचर हो ही नहीं सकता है। अब सोहा जैसे ही घर वापस आती है तो देखती है कि उस गली में आज हाबिब नहीं खड़ा था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने से हाबिब तो इसके आने का ही वेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे बातों ही बातों में हाबिब उसे अपने वापस जाने का भी बताने लगा था और ये भी कहता है कि अब से तुम जल्दी ही घर वापस आ जाया करना, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ तुम्हें नहीं मिलूँगा। ये सब सुनते हुए सोहा तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अब ज़मीन इसने बेच दी थी, इसके बाद भी इसे खुशी नहीं मिल रही होती, बल्कि एक गिल्ट था कि
आखिर को तब मुझे बार बार हाबिब क्यों मना कर रहा था कि तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए थी। ये बात पूछने के लिए वो तब हाबिब के पास भी पहुंच आई होती है। वो यहाँ पे इसे कहता है कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है कि अगर तुमने ज़मीन बेच दी है कि नहीं, लेकिन जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। वो फिर मुझे ताने देंगे कि तुम इस दुनिया में रहते हुए उस ज़मीन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और वैसे भी ये वाली बात तो मेरे किंग बनने में भी रुकावट बन सकती है। ये सुनते ही अब सोहा को तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि क्या मैंने ये सही किया है या गलत किया है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मोरा और बीरियोम ने मिलकर उसी पर्सन लिन को पकड़ लिया था और वो उसे हाबिब के सामने लेके आ जाते हैं। उन्हें तो यही लग रहा था कि हो ना हो उस पत्थर पे लगे खून के बारे में इसे तो ज़रूर ही पता होगा, आखिर को ये कब से इस दुनिया में रह रहा है। अब वो इस बारे में इसी पर्सन से ही पूछने लगे थे। अब यहाँ पे ये उन्हें बता देते हैं कि अगर इंसानों का खून इस पे नहीं टिक सकता है और गॉड्स का खून होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला वही पर्सन है। मीन के ये लोग जिस बंदे की बात कर रहे थे उसके बारे में तो हाबिब भी अच्छे से जानता था और उसे भी शक था कि हो ना हो ये वही ही है। अब ये लोग जैसे ही खाना खाने के लिए जाते हैं तो उसी रेस्टोरेंट में इनकी मुलाकात शिन से भी हो जाती है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे सोहा से ही मिलने के लिए आया था। इन दोनों को साथ में देख के इसे तो बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है, लेकिन अभी सोहा को तो मना नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे शिन को देखते हुए इसे बहुत ही बुरी सी वाइब्स आ रही होती हैं, तो इसलिए अब इसे कंफर्म हो गया था कि हो ना हो ये वही पर्सन है। इसलिए वो आके इसके कान में यही कहने लगा था कि फाइनली मैंने तुम्हें पहचान ही लिया। ये सुनते ही शिन तो थोड़ा सा घबरा जाता है। अब ह्यूमन और गॉड के बीच में ये वाला पर्सन कौन है, इसी को जानने के लिए हमें एक स्टोरी बताई जाती है। हाई प्रीस्ट हाबिब और बाकी सबको एक गॉड के बारे में ही बता रहे होते हैं कि वो भी इस दुनिया में प्रेजेंट है, जिनका जन्म के एक इंसान से ही हुआ था। एक दौर में एक गॉड ने एक ह्यूमन से शादी कर ली थी और उनके यहाँ ही ये बच्चा पैदा हुआ था। वो अपनी माँ की तरह जन्म तो लेता है, लेकिन अपने डैड की तरह वो इमॉर्टल है। इनके जन्म लेने के बाद वो मर जाता है और इसके बाद दोबारा से जन्म लेता है। उसे ना तो गॉड कहा जा सकता है और ना ही इंसान कहा जा सकता है। और वैसे भी जैसे कि हाबिब की नेचर वाटर है, वैसे ही उसकी नेचर फायर है। अगर वो एक अच्छा इंसान बन के रहे तो इस तरह से दुनिया को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने पास मौजूद पावर्स का बैड यूज़ करे तो इस तरह से वो दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाई प्रीस्ट ने तो तब हाबिब से ये भी कह दिया था कि वैसे भी तुम एक गॉड हो, तो जब जैसे ही तुम उस पर्सन को देखोगे ना तो तुम पहचान लोगे। और वाकई में इस वक्त इसने शिन को पहचान ही तो लिया था, और वही वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि शिन ही तो होता है। अब उसे देखते ही ये तो फौरन से साइड पे चला गया था, और यहाँ पे इसका गुस्से के मारे बुरा हाल ही होता है कि आखिर को उसे एक गॉड ने पहचान जो लिया था, वो तो शुरू दिन से ही हाबिब से वाकिफ था। ये लोग तो शिन को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाबिब के पास तो फ़िलहाल कोई पावर्स नहीं थी और उसने शिन को पहचान लिया था, तो इसलिए वो कोई भी तो खराबी कर सकता था। अब इसे तो सोहा की भी टेंशन होने लगती है कि वो भी तो हर वक्त शिन के आसपास ही तो रहती है कि कहीं वो उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसलिए फ़ौरन से उससे मिलने के लिए उसकी क्लिनिक ही पहुंच आया था, और ये भी कहने लगता है कि अब से डेली हम दोनों क्लिनिक से ऐसे ही वापस जाया करेंगे। सोहा थोड़ी सी सैड तो होती है कि कुछ दिनों तक हाबिब यहाँ से चला जाएगा, इसलिए उसे फेयरवेल पार्टी देने का डिसाइड करती है। अब दोनों को साथ में मस्तियाँ करते तो दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस बेचारी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होके रह गई थी। उल्टा मस्तियाँ करने की बजाय उसकी चीखें ही निकल रही होती हैं। अब फिर हाबिब ने सोहा से ये भी कह दिया था कि नेक्स्ट डे भी मैं तुम्हें क्लिनिक पे लेने के लिए आऊँगा, सो इसलिए हम दोनों साथ में ही घर जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद अगले दिन फिर हमें सोहा को क्लिनिक पे ब्लश करते हुए ही दिखाया जाता, क्योंकि इस वक्त वो हाबिब के बारे में जो सोच रही होती है। और सोहा के पास हमें शिन को ही दिखाया जाता है, जो कि अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में ही से बात करने के लिए आया था। अब सोहा फिर उसे यही पूछने लगी थी कि क्या तुम्हें कोई बात ज़्यादा परेशान कर रही है, तो ये भी उसे अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है कि कैसे वो अपने पास्ट को भूल चुका था, लेकिन अभी कुछ दिनों में उसे फिर से अपनी सारी मेमोरीज वापस आना स्टार्ट हो चुकी हैं। वो एक अनाथ था, उसे डैड बिल्कुल भी लव नहीं करते थे, उसे माँ का तो नहीं पता है कि वो कब मरी, तो उसके बाद ही डैड इसे मॉन्स्टर समझ के एक
बहुत ही भयानक जगह पे छोड़ के चले गए थे। तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और तभी एक बहुत अच्छे इंसान ने आके मेरी हेल्प कर दी थी। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, उसके बाद ही आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। ये सब सुन के सोहा को तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब बातों ही बातों में इसे भी अंदाज़ा हो ही चुका था कि अभी तक हाबिक और बाकी गॉड्स ने इसे बताया नहीं है कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, तो इसलिए वो खुद भी फिर इसे ना ही फ़िलहाल बताने का डिसाइड करता है। अब यहाँ पे सोहा तो उसे ये भी कहने लगी थी कि देखो, तुम जो अब बहुत अच्छे काम करते हो ना, ऐसा ही करते रहना, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो। ये सारी बातें सुनते ही शिन तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि आज तक सारे उसे डिस्ट्रॉयर वगैरह ही मानते थे। इवन के कभी भी इससे अच्छे तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन एक वाहिद यही इंसान थी जो कि उसे एक काइंड पर्सन ही कह रही होती है। इसलिए इसके दिल में तो सोहा को लेके फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाबिक शिन से मिलने के लिए पहुंच आया था। एक्चुअली में वो इससे जूडोंग के बारे में ही पूछने के लिए आया होता है। अब जैसे ही वो इसका कॉलर पकड़ता है तो उसके बटन टूट जाते हैं, और यहाँ पे वो देख लेता है कि इसके पास तो जूडोंग वाला निशान भी मौजूद है। सो इसलिए पूछने लगा था कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने जूडोंग के साथ क्या किया था, और उसका ये वाला निशान तुम्हारी बॉडी पे कैसे आया। वो इसे बता देता है कि मैं जूडोंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, और वैसे भी मेरी बॉडी कैसी है और उस पर ये निशान कैसे आया उसके बारे में तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। इससे पहले कि इन दोनों के बीच झगड़ा होता, ऊपर से मोरा की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे ये लोग फिर बातें करना अभी स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि इतने में वही ब्लाइंड गर्ल ही आ चुकी थी। सो उसे देखते हुए मोरा और हाबिक तो वहाँ से चले ही गए थे। आज जैसे ही सोहा को पता चला था कि उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते, इवन के इमोशनल भी। अब जैसे ही हाबिक घर पहुंचता है तो उसे इस हालत में देख के पूछने लगा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तो ये उसे बता देती है कि आज के दिन ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी। खैर फिर उसे लेती हुई अपनी मॉम की ग्रेव पे भी आ जाती है। यहाँ पे सोहा तो उसे अपने बारे में भी बताने लगी थी कि कैसे एक दफ़ा पापा उसे और उसकी मम्मी को छोड़ के चले गए थे। अब उनके गम में पीछे से मम्मी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से कि उनका लीवर ख़राब हो गया और उनकी डेथ हो गई, और पीछे से इस दुनिया में ये अकेली ही रह गई। एक दफ़ा तो उसने सोचा था कि क्यों ना खुद को ही ख़त्म कर लूँ, इसलिए वो अपनी जान देने के लिए पानी में भी कूदी थी, लेकिन वहाँ का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसलिए मरने की बजाय फ़ौरन से ही उसमें से बाहर निकल आए। अब ये सब उसे बताते हुए हंसने भी लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट है ना। खैर वो तो इसे कुछ भी नहीं कहता, बस चुप करके इसकी बातें ही सुनता रहता है, इवन कि इसे कंसोल करने की भी कोशिश करता है। अब दोनों को नेक्स्ट सीन में घर पे ही दिखाया जाता है। सोहा तो इससे यही कहने लगी थी कि आज के दिन तो वो क्लिनिक से वापसी पे इसके साथ नहीं आ पाई थी, इसलिए अगले दिन तो बिल्कुल साथ में ही आएंगे। इवन के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने का भी सोचते हैं कि मैं तुम्हें वही वाली जगहों पे घुमाऊंगी जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। उसने भी हाँ कर दी थी। अगले दिन क्लिनिक पे जाने के लिए जैसे घर से बाहर निकलती है तो तब इसकी मुलाकात नामसूरी से भी हो जाती है। वो उससे पूछने लगी थी कि अगर वो डिवाइन गेट वाली प्लेस को एक दफ़ा बेच दिया जाए तो क्या इस तरह से हाबिक को भी कोई नुकसान हो सकता है। तो वो भी वही वाली बातें करता है जो कि हाबिक ने पहले ही इससे कर ली थी कि हमारी दुनिया में हाबिक के बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि वो इस दुनिया में ज़मीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है तो वो उनकी दुनिया को क्या करेगा। तो इसलिए वो उस पर काफ़ी सारी बातें बनाएंगे, इवन के उसको किंग बनने से भी रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर को वहाँ पे उसके दुश्मन ज़्यादा हैं। ये सब सुन के अब सोहा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इवन के गिल्ट भी फील करने लगी थी कि मुझे वाकई में वो ज़मीन बेचनी ही नहीं चाहिए थी। अब बहुत सोचने के बाद उसने शिन के पास आके उस ज़मीन वाली डील तो कैंसिल कर दी थी। खैर वो भी फिर कोई सवाल जवाब नहीं करता और चुप करके ये जो भी कहती है बस वही कर देता है। आज तो सोहा का हाबिक के साथ घूमने का प्लान था, तो इसलिए फ़ौरन से उसे कॉल करके अपनी प्लेस पे आने को ही बोलने लगी थी। अब उसके आने तक वो तो अपनी ड्रीम सिटी का ही मैप निकाल के देखने की कोशिश करने लगती है। इतने में हाबिक की भी एंट्री हो जाती है। वो तो इसके पास ये वाला मैप देखे एकदम सरप्राइज रह गया था। भागा भागा इसके पास पहुँचता है और देखने लगता है कि इसके मैप के पीछे तो उसका अपने वाला मैप भी मौजूद था। मेन के जब वो इस दुनिया में आया था तो अचानक ही सोहा के ऊपर गिरने की वजह से उसका वो वाला मैप इसके मैप के ऊपर ही रह गया। खैर चलो कम से कम इसे वो मिल तो गया कि इस तरह से जूडोंग को ढूंढने में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी तरफ हमें मोरा और बिरियोम को ही दिखाया जाता है जो कि शिन से जूडोंग का ही पूछने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे वो तो साफ मना कर देता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, जब वो इस दुनिया में आया था तो तब मैं उसी की प्लेस पे ही मौजूद था। तभी अचानक लाइटनिंग हुई थी और उस पर पड़ने की वजह से वो बेहोश हो गया, और शायद उसी वजह से ही उसकी बॉडी पे जो निशान था वो मेरी बॉडी पे भी रह गया।
गया, लेकिन अचानक जैसे जुडोंग को होश आया था तो वो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। खैर अब इन्हें भी उसकी बातों पे यकीन तो करना ही पड़ जाना था, और वैसे भी इसकी कोई ख़ास तो इन गॉड्स के साथ दुश्मनी थी नहीं, तो इसलिए वो किसी को भी नुकसान पहुँचाने की आखिर कोशिश भी क्यों करता। अब उसी मैप के थ्रू ही इसने जुडोंग को ढूंढ तो लिया था, लेकिन यहाँ पे उसकी सारी मेमोरीज जा चुकी होती हैं। अब तो फिर ये सारे परेशान होकर उसी को ही लेके डिस्कशन करने लगते हैं। अब अचानक ही मोरा की नज़र जैसे सोहा पे पड़ती है तो वो उसे यहाँ से जाने को ही बोलने लगी थी कि देखो हम गॉड्स की मीटिंग में तुम जैसे सर्वेंट का क्या काम, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वो उसे काफ़ी गुस्से में बात करती है। ये सब कुछ सोहा को पसंद नहीं आता, तो वो उसे कह देती है कि वैसे तो तुम गॉडिस हो, लेकिन क्या तुम्हें आराम से बात करने नहीं आती है। ये सब सुन के अब मोरा को तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। वो इससे यही कहने लगी थी कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत गॉडेस हूँ और इवन के पानी पे मेरा ही राज है, और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। अब सोहा भी कह देती है कि अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी, और बस इसके आगे से कोई नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देख के बीरियोम को तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, इवन कि वो इसे चिढ़ाने भी लगा था। अब चूंकि जुडोंग मिल चुका था तो इसलिए हाबिक को तीसरा स्टोन भी मिल जाएगा, तो इस तरह से वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। ये सारी बातें सोच सोच के सोहा तो बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही होती है कि हाबिक के अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। अब सोहा देर रात को जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने देखती है कि हाबिक उसके आने का ही वेट कर रहा था। ये उसे पूछती है कि क्या जुडोंग की मेमोरी वापस आ गई है, तो वो कह देता है कि नहीं अभी नहीं आई। ये तो उसे बैक हग करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी और फिर फ़ौरन से उसे छोड़ के चली जाती है। इस तरह से हमारे गॉड की तो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वो तो ये भी तो नहीं सोच सकता था कि आखिर हम दोनों का कोई फ्यूचर भी है। नेक्स्ट डे सोहा ने अपने हाथों से ही इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। अब वो तो जानता था कि इसे कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आती है, तो इसलिए बेचारे की शक्ल देखने वाली होती है, लेकिन मजबूरी में उसे ये खाना खाना तो पड़ ही जाना था। और ऐसे बातों ही बातों में यही कहने लगता है कि आज की रात में तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, सो इसलिए हम दोनों क्लिनिक से वापस साथ ही आएंगे। वो कह देती है कि आज तो मेरी छुट्टी है, तो इसलिए मैं क्लिनिक पे नहीं जा रही हूँ, और फ़ौरन से इसे घर की सफाई करने को ही लगा देती है। अब फिर वाटर गॉड अपना सारा एटीट्यूड साइड पे रख के इसके साथ साथ सफाइयाँ करने में ही बिजी। खैर यहाँ पे दोनों काफ़ी सारी मस्तियाँ भी करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। अब ये तो थक हार के जैसे ही फर्श पे लेटती है तो इसे भी कहने लगी थी कि आ जाओ तुम भी साथ में लेट जाओ और अपनी कमर थोड़ी सीधी कर लो। वो भी बस इसी मौका का फ़ायदा उठा के इसके साथ काफ़ी ज़्यादा चिपकने की कोशिश करने लगता है। ये बेचारी फ़ौरन से साइड पे ही होने लगी थी, लेकिन वो तो ऐसे इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ पे उसके काफ़ी क्लोज आके ये भी कहने लगता है कि देखो जो तुमने रात को मेरे साथ वो वाली हरकत की थी ना कि मुझे हक करके इमोशनल हो गई थी, आइंदा के बाद ऐसा किसी भी लड़के के साथ मत करना। और वैसे भी आज जो तुमने मुझे यहाँ पे लेटने के लिए कहा था, ऐसा तो किसी और लड़के से बिल्कुल भी मत कहना। अब ये दोनों थोड़ा सा टहलने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो सामने से शिन और लिन की इन दोनों पे नज़र पड़ ही चुकी होती है। इनको साथ में देख के शिन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लिन तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही शिन को जानता था और वो हमेशा ही इसे इंस्पायर करता रहता था कि तुम्हें बुरे काम नहीं करने हैं बल्कि अच्छे काम करने हैं। बीरियोम की तो कुछ शिन से खास दुश्मनी ही होती है। जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न था उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। शिन ने फिर आज के दिन सोहा को मिलने के लिए बुलाया था। वो फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है कि वो बहुत पहले से ही सोहा को लाइक करता है। ये सब कुछ तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। आखिर को उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हाबिक ही था। अब ये सुन के शिन थोड़ा सा अपसेट तो हो जाता है। खैर यहाँ पे इन दोनों को तो हमारे हीरो ने भी देख ही लिया था। शिन की नज़र जैसे ही हाबिक पे पड़ती है तो वो फौरन से उसके पास ही आने लगा था और इस वक्त उसके चेहरे पे गुस्से को देख के यही कहने लगता है कि वैसे भी मुझे डिवाइन गेट और उसके ज़मीन में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सो इसलिए तुम्हें यूँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रही सोहा तो हाँ मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मैं अपने अच्छे कामों से ही सोहा का दिल जीतने की कोशिश करूँगा और ना ही कभी उसे हर्ट करने का सोचूंगा। और वैसे भी तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे गॉड्स में भी कोई इंटरेस्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है और तुम लोग बेफिक्र हो के अपनी दुनिया में जा सकते हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये सब कहता हुआ वो तो इसे गुस्से में छोड़ के वहाँ से चला ही गया था।
सोहा ने अब इसे मिलने के लिए बुलाया था, ये भी पहुंच आया होता है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी लग रहा होता है कि आखिर इसका शिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। आखिर को रेस्टोरेंट में इसने इन दोनों को साथ में बैठे हुए जो देख लिया था, अब यहाँ पे इससे फिर से ज़मीन के बारे में बात करने लगा था। तो सोहा कह देती है कि मैंने पहले उसे ज़मीन बेच तो दी थी, लेकिन अपनी अब वो वाली डील तो कैंसिल कर दी है। लेकिन अब इस वक्त उसका जेलसी के मारे इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है कि वो इससे बहुत ही रूडली बात करने लगा था और ये भी कहता है कि देखो मुझे ना अब इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने शिन को ज़मीन दी है कि नहीं दी है, और वैसे भी मैंने तो बहुत जल्दी यहाँ से वापस चले जाना है। और बस यही सब कहता हुआ फिर वहाँ से जाने लगा था। पीछे से जैसे उसकी नज़र पड़ती है कि सोहा इमोशनल हो गई है, तो फिर से वापस उसके पास ही आ जाता है और फिर उसे चुप कराने के साथ साथ ये भी कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके क्लोज आके उसे किस कर लेता है और इस तरह हमें थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन देखने को भी मिल जाता है। अभी दोनों इधर खड़े ही होते हैं कि अचानक ही इसे न्यूज़ मिलती है कि जूडोंग को होश आ चुका है, तो इसलिए वो फिर उससे मिलने के लिए आ गया था। वो तो हाबिक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वेल अब उसके पास जो तीसरा स्टोन बचा था वो भी उसने हाबिक को वापस कर दिया था। ये सब देख के खुश होने की बजाय थोड़ा सा सैड हो जाता है कि इसका मतलब कि इस दुनिया से मेरा जाने का टाइम आ गया है। अब वो जूडोंग को लेके अपने घर पे ही आ चुका होता है। शिन तो अगले ही दिन फिर सोहा से मिलने के लिए आ गया था कि माना कि मैंने तुम्हारे साथ वो ज़मीन वाली डील कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। आखिर को ये बेचैनी क्या है? तुम तो एक साइकाइट्रिस्ट हो ना, तो इसलिए क्या तुम मेरे सेशंस ले सकती हो? अब मजबूरी में उसे भी मानना ही पड़ गया था। अब जैसे ही सोहा क्लिनिक से वापस आती है तो सामने से देखती है कि हाबिब फिर से उसके आने का वेट ही कर रहा होता है। दोनों मिलकर घर ही जाने लगे थे। अगले दिन सोहा जल्दी से अपने काम पे निकलती है कि अब मेरे पास तो ज़मीन बेचने के लिए रही नहीं है, तो इसलिए मुझे अपनी डबल ड्यूटी ही करनी पड़ेगी। ये सब कुछ देख के हाबिब को अच्छा नहीं लगता है। अब ये सारे सीन तो जूडोंग भी देख रहा था। उसे तो यकीन आ ही जाता है कि ज़रूर ये सोहा से लव करने लगा है, तभी तो ये उसे इस नज़रों से देख रहा था। उसने तो हाबिब से कह दिया था कि अगर तुम उस लड़की को पसंद करते भी हो ना, तो मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगा। ये सुनते ही हाबिब को बहुत अच्छा लगता है। बीरियोम ने तो शिन का पीछा ही नहीं छोड़ा था। वो तो बार बार अपनी पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। आज तो इसमें वाकई में डिस्ट्रॉय करने वाली सारी पावर्स आ चुकी थी। इससे पहले कि कोई भी नुकसान यहाँ पे करता या किसी भी इंसान को हर्ट करने की कोशिश करता, लिन आके इसे मना कर देता। इसे तो समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर बीरियोम इसके साथ ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो भी नहीं बताने वाला था। अब यहीं पे ही हमें बीरियम के पास एक और आदमी को खड़े हुए दिखाया जाता है, जो कि शिन को ऑलरेडी ही जानता है। अब बीरियम तो जानता था कि एक्चुअली में मोरा कब से ही हाबिब को पसंद करती है, इसलिए वो यहाँ पर उसे कहने लगा था कि देखो अब तुम चाहे जितनी भी कोशिशें करो, लेकिन इन दी एंड हाबिब सोहा को ही चुनेगा क्योंकि वो उससे लव करता है, और वैसे भी तुम्हें भी एक चांस तो मुझे ज़रूर देना चाहिए। अब वो ये जानती थी कि ये शिन से बहुत ज़्यादा हेट करता है, इवन कि उसे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर रहा था, तो इसलिए पूछ लेती है कि आखिर तुम्हारी शिन से क्या दुश्मनी है, लेकिन इसे भी वो कुछ नहीं बताता है। आज अचानक जाते हुए हाबिब की एक बूढ़े इंसान पर नज़र पड़ जाती है, जो कि इतनी मुश्किल से अपना काम कर रहा होता है। ये यहाँ पे उसकी हेल्प कर देता है, जिसके बदले में कि उस आदमी ने इसे बहुत सारे पैसे भी दे दिए थे। अब ये सोचता है कि क्यों ना इन पैसों से सोहा के लिए मैं कोई गिफ्ट खरीद लूं। अब जैसे उसके लिए कुछ कप्स खरीदने के लिए जाता है तो पैसे कम पड़ रहे होते हैं, तो फिर उनकी शॉप पे फ़ोटोशूट करवा लेता है, जिसके बाद के इसने वो वाले कप्स बाई कर ही लिए होते हैं कि आज तो मैं सोहा को सरप्राइज़ दूंगा। अब इसने सोहा को मिलने के लिए बुला लिया था और इवन के उसे वो वाला गिफ्ट भी दे देता है। ये सब देख के सोहा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछने भी लगी थी कि वैसे तुमने ये बाई कैसे की है, तुम्हारे पास तो कोई पैसे नहीं थे। वो इसे बता देता है कि आज मैंने 2 जॉब्स की थी, तो इसलिए मुझे पैसे मिल गए और ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद लिया। आज तो शिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो इसी कंडीशन में ही सोहा की क्लिनिक पे पहुंचता है। यहाँ पे सोहा नोट करती है कि जैसे कि इसे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ है, इसलिए वो इसकी केयर करने लगी थी और इसका फीवर कम करने की भी खुद से पूरी कोशिश करती है। अब यहाँ पे शिन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और इवन के हाबिब पे गुस्सा भी, तो इसलिए सोहा में उसे हाबिब नज़र आ रहा होता है। वो तो यहाँ पे उसे हर्ट करने की भी कोशिश करने लगा था। इधर इसे जैसे ही पता चलता है कि आई सोहा की क्लिनिक पे तो शिन आया हुआ है, तो वो फ़ौरन से उनके पास पहुंचता है। अब इन दोनों को ऐसे साथ में देख के उसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो शिन के पास आके उसे मुक्का ही मारने लगा था। मीन के अब इनके बीच हेट तो और ज़्यादा बढ़ गया होता है और उसके पीछे का सबसे बिग रीज़न तो सोहा ही होती है। अब शिन के जाते ही वो सोहा से एक्सप्लेनेशन ही मांगने लगा था कि आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। सोहा भी कुछ नहीं बोलती है, तो ये सब कुछ देखते हुए इसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सोहा
आज की रात अपने घर पे जाने की बजाय अपने फ्रेंड के पास ही आ गई थी। शिन भी अपने घर पे आके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसने कभी भी इंटेंशनली किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की थी। आज जो उसने सोहा के साथ किया था, ज़रूर वो मुझसे हेट करने लगेगी। और वैसे भी मैंने बहुत पहले कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया तो था, लेकिन अब कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन फिर भी सभी मुझे बुरा मानते हैं। बेचारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा होता है। हाबिक ने तो सोहा के क्लिनिक में ही रात बिता दी थी। अगले दिन जैसे ही वो यहाँ पे आती है तो हैरान होती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो ये उसे बता देते हैं कि रात को मैं यहाँ से जा तो रहा था, लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी कि तुम तो क्लिनिक को लॉक किए बिना ही यहाँ से चली गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं कोई थीफ आके यहाँ से चीज़ें चुरा ना ले, तो मैंने रात यहीं पर स्पेंड कर ली। और वैसे भी मुझे इर्रिस्पॉन्सिबल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर सोहा तो उसे थैंक यू कहने लगी थी कि तुमने ये सब मेरे लिए कर दिया। अब बातों ही बातों में वो उससे अपने लव की भी कन्फेशन कर लेता है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम बिताना पसंद करोगी। लेकिन फ़िलहाल वो उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है और इवन कि उसने इसे मना भी कर दिया था। ये सब कुछ देख के हाबिक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इधर मूरा जानना चाहती थी कि आखिर तुम्हारी शिन के साथ क्या दुश्मनी है, तुम हमें भी तो बता सकते हो ना। लेकिन अभी वीरियम किसी को कुछ नहीं बताने वाला था। बस इसकी एक यही विश होती है कि शिन मर ही जाए तो यही सबके लिए बेहतर होगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़की ने हाबी को रिजेक्ट किया था, इसलिए वो ड्रिंक करने के लिए वीरियम के पास पहुँचता है। अब चूँकि उसके पास सुपर पावर्स नहीं थी तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो जाता है। और इसके बाद ही कुछ आदमियों से पंगा ले लेता है और वो इसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी वीडियो तो वीरियम भी बना रहा था। ये सब कुछ देख के उसे अच्छा नहीं लगता और वो फिर एक हीरो की तरह आके बिल्कुल इन सारे गुंडों की पिटाई लगा देता है। और इस तरह अपने फ्रेंड की जान इसने उन सभी लोगों से छुड़वा ही ली थी। शिन तो आज डरते डरते सोहा को भी कॉल कर देता है कि पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगी उस दिन के बाद से। लेकिन वो तो इससे बहुत अच्छे से बात करती है, मीन के उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया था। और ये सब कुछ देख के शिन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उसके दिल में तो इसे लेके इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी लिन ने इसे कहा था कि तुम्हें कोई और समझे ना समझे, लेकिन डिवाइन सर्वेंट सोहा ज़रूर समझेगी। और वाकई में ऐसी बात ही तो होती है। इस दुनिया में सिर्फ एक वाहिद यही लड़की थी जो कि उसे समझती थी। वीरियम तो हाबिक को लेकर घर पे ही पहुंच आया था और उसे सोहा के हवाले कर देता है कि अब आगे संभालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहता वो तो वहाँ से चला गया था। उसे जैसे ही रूम में लेकर जाने लगती है तो अचानक ही फिसल के गिर जाती है और हाबिक उसके ऊपर। वो तो अब इसे खुद से हटने को भी नहीं कह रहा होता कि प्लीज़ क्या तुम यहीं पर रुक जाओगी, और ये भी मना नहीं कर पाती है। सो इस तरह से रात इन दोनों ने यहीं पर साथ में ही गुजार दी थी। अब रात को जो कुछ भी हुआ था अगले दिन वो इस बारे में सोहा से बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता है, बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है। हाबिक तो यहाँ पे सोहा से ये भी कहने लगा था कि देखो अगर तुम्हारी विशेज़ हैं तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगा। वो जब उसे अपनी बहुत सारी विशेज़ बताती है तो फिर ये और ज़्यादा सैड हो जाता है कि वैसे अगर मेरे पास डिवाइन टैबलेट होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी एक ना एक तो विश पूरी कर ही देता। और वैसे भी वो डिवाइन टैबलेट होता ही इसलिए है कि वहाँ पे एक डिवाइन सर्वेंट की तो विश पूरी की ही जा सकती है। लेकिन वो तो हाबिक से गुम हो चुका था, इसलिए वो फ़िलहाल सोहा की कोई हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ इसे कहता है कि आज तुम तैयार रहना, हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। और इवन के खाना बनाने का भी डिसाइड करते हैं और फिर शॉपिंग करने के लिए भी पहुंच जाए थे कि पिकनिक पे जाने से पहले का खाना मैं ही बनाऊंगा। वीरियम के फ़ोन में मोरा ने हाबिक की वीडियो देख ली थी। अब यहाँ पे जैसे ही सुनती है कि हाबिक तो अपने लव की कन्फेशन फिर सोहा से कर रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वो उसी से ही बहुत ज़्यादा लव करता है। ये सब कुछ देख के मोरा को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये उस लड़की से इतना ज़्यादा लव कैसे कर सकता है। गुस्से में ये तो अब फ़ौरन से सोहा और फिर हाबिक के पास ही पहुँच आई थी। सोहा के क्लोज आकर यही कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारे पूर्वजों को गॉड्स की सेवा क्यों करनी पड़ी थी। इसके पीछे भी एक सीक्रेट है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। अब पीछे से वो बेचारा कहता रह जाता है कि प्लीज़ तुम इसे कुछ भी मत बताना, लेकिन ना ये तो उसकी आंखों के सामने ही सुहा को लेती हुई वहाँ से चलती बनती है और वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास तो सुपर पावर्स थी ही नहीं कि वो भी इनके पीछे जा सकता। सोहा को साइड पे ले जाके अब मूरा सारी स्टोरी बताने लगती है कि आखिर को क्यों उसके पूर्वजों को गॉड्स की सेवा करने की पनिशमेंट मिली थी।
इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आज से 1200 साल पहले हाबिक को एक इंसान लड़की से लव हो गया था और इस बारे में जैसे ही वाटर गॉड को पता चला, वो तो पहले ही यही चाहता था कि बस हाबिक को साइड पे करके खुद ही यहाँ का किंग बन जाए। इसलिए उसने इस लड़की का यूज़ कर लिया, जिसके बाद के हाबिक को धोखा देने की वजह से वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। इवन कि हाबिक को इसी की वजह से ही शराब मिल चुका था। अब फिर ट्विन मदर ने तो यही फैसला किया था कि इसी लड़की के खून से ही अब फिर हाबिक का शराब ख़त्म किया जाएगा और उसने आके ये बात लड़की को बता दी थी और ये भी कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी खुद को धोखा देने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। अब चूंकि ट्विन मदर ने हाबिक के सामने ही इसी लड़की को ही यहाँ पे मार दिया था, जिसके बाद इसका शराब तो ख़त्म हो गया था। ट्विन मदर को तो अभी भी चैन नहीं आया था। उन्होंने तो उस लड़की के भाई और बाप को भी मारने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगे थे कि प्लीज़ आप हमें मत मारें। तो यहीं पे ट्विन मदर ने फैसला कर लिया था कि ठीक है, फिर आज से आप लोगों की जो भी जनरेशन होगी वो गॉड्स की सेवा करेगी। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोहा भी उन्हीं की जनरेशन में से ही है। ये उसे कहने लगी थी कि देखो, एक तुम ही हो जो कि हाबिक से कह सकती हो कि वो अपनी दुनिया में वापस चला जाए, उसे किंग ही बनना है। और वैसे भी उसका फ़ायदा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कभी भी हर्ट हो, इसलिए हिस्ट्री को दोबारा दोहराने की बजाय तुम उसे वापस भेज दो, यही सबके लिए बेहतर होगा। वो अब जैसे ही वापस आती है तो हाबिक को नहीं बताती है कि मोरा ने उसे सारी बात का बता दिया। बस इसे यही कहने लगी थी कि तुम्हें अब अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी 3 स्टोन्स तो तुम्हें मिल चुके हैं, लेकिन ये सारी बातें उसने उसे कह तो दी थी, फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। बेचारा हाबिक तो उसकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन अब अगर सोहा ने उसे जाने के लिए कह दिया था तो उसका फिर यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा। इसलिए फाइनली उसने बहुत सोचने समझने के बाद यहाँ से जाने का ही डिसाइड कर लिया होता है। जाने से पहले सोहा से यही कह रहा होता है कि पीछे से अपना ख्याल रखना, टाइम से घर वापस आ जाया करना, और इवन के अपने ही घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा फिक्स करवाने को ही बोलने लगा था कि ये ना हो कि फिर से तुम्हें कोई हर्ट करने की कोशिश करे वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सुन के सोहा इमोशनल तो हो जाती है। खैर वो भी फिर इसे गुड बाय कह के वहाँ से चला गया था। बेचारी उसे रोक भी नहीं पा रही होती। दूसरी तरफ हमें मिरियम को दिखाया जाता है, जिसने कि फाइनली फिर से इसे अपने लव की कन्फेशन कर ली थी और इवन के इसके काफ़ी क्लोज भी आ गया था। लेकिन मोरा के दिल में अभी भी उसे लेके फीलिंग्स डेवलप हुई ही नहीं होती हैं। लेकिन अब की बार उसके क्लोज आने पे इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। इधर क्लिनिक पे अब तो ये बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है कि जैसे तैसे करके वो हाबिक को भूल ही जाए, और यही पे शिन इससे मिलने के लिए आया होता है। अब उसने रात को डिनर पे इसे इनवाइट कर लिया था, ये भी मना नहीं कर पाती और बस दोनों को फिर डिनर करते हुए ही दिखाया जाता है। यहाँ पे वो इसे यही कह रहा होता है कि मेरे बारे में तो तुम पहले से ही जानती हो कि मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, हैंडसम भी हूँ और टैलेंटेड भी, और मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। मैं बस ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लव करने लग जाओ, बस क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगी। वो भी अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देती है। ये सब कुछ तो यहाँ पे बिरियोम और मूरा ने भी देख लिया था। अब यहाँ से जाते हुए वो जैसे उस स्टॉल से गुजरती है जहाँ पे कि हाबिक ने इसके लिए गिफ्ट बाय किया था, तो ये भी वहाँ से एक स्टफ टॉय खरीद लेती है और बस फिर शिन को गुड बाय कहते हुए जाने ही लगी थी। घर पे आके फिर अपने आंसुओं पे मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकती और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वैसे भी वो हाबिक को बहुत ज़्यादा मिस किया करती है, लेकिन क्या करती, उसे कैसे वापस लाती। इधर ही हमें इसकी वो फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट को ही दिखाया जाता है, जिसे कि बैठे बैठे एक ड्रीम आता है कि जैसे कि सोहा की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और तभी एक आदमी ने आके उसकी हेल्प कर दी है। अब इसे जो भी ड्रीम्स आते हैं वो तो सच ही होते हैं, इसलिए फ़ौरन से घबरा के सोहा को कॉल करके मिलने के लिए ही बुलाने लगी थी। इधर ये मैडम शिन के पास पहुंची होती है और उसे यही कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी ही सोहा को पसंद करते हो, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि तुम उससे रिलेशनशिप में आ जाओ, और वैसे भी वो हाबिक से जितनी दूर रहे इतना ही मेरे लिए भी बेहतर होगा। ये सारी बातें तो शिन ने बहुत ही गौर से सुन ली थी। इधर ये जैसे अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है तो इससे पहले कि वो कुछ भी बताती, अचानक ही से कॉल आ जाती है। क्लिनिक पे जैसे यहाँ के देखती हैं तो कुछ लोगों ने यहाँ पे तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दी होती है। एक्चुअली में वो सोहा से पैसे लेने के लिए आए थे। यहीं पे उसी का ही पेशेंट आके इनकी हेल्प कर देता है, जो कि गॉड का ही सर्वेंट था। खैर उसने सोहा की हेल्प कर दी थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी फाइट हो जाती है और इसके बाद इन्हें जेल में ही दिखाया जाता है। अब शिन को तो जैसे इसकी सिचुएशन का पता चला था, वो तो फौरन से इसकी हेल्प करने के लिए
आ गया था। वो तो इवन के इसे घर ड्रॉप करने की भी बात करता है, बट ये मना करके जाने लगी थी। वो इसे फॉलो करता है और फ़ोन पे भी बात करके जाने लगा था कि वो लॉन्ली फील ना करे। अब जैसे यहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही इसकी नज़र हाबिक पे पड़ती है और ये तो बस फ़ौरन से उसके पास आके उसे हक कर लेती है। और ये सारा सीन देख के शिन बेचारा टूटे दिल के साथ वहाँ से चला ही गया था। अब नाम सूची के थ्रू इसे पता चलता है कि गॉड को फिर से यहाँ पे एक मिशन के लिए ही भेज दिया गया कि आखिर को वो 3 स्टोन्स इस दुनिया में क्यों रखे गए थे। बस इसी सवाल का ही उन्हें जवाब ढूंढना है। खैर अब वो चूँकि यहाँ पे आ गया था तो इसलिए सोहा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो तो यहाँ पे इसे बैक हक भी कर लेता है और यही कहने लगा था कि शायद अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। इवन के बाद में सोहा को किस भी करने लगा था। अगले दिन सोहा तो इन लोगों से अब पैसे ही मांगने लगी थी कि अब तुम लोग आ चुके हो तो इसलिए सुपर पावर्स तो होंगी ही सही, तो जल्दी से मेरे लिए पैसे निकालो ताकि मैं अपने सारा डेब्ट ख़त्म कर सकूं। लेकिन यहाँ पे जब उसे पता चलता है कि ये अपनी सुपर पावर्स फिर से ऊपर वाली दुनिया में ही रख के आए हैं तो ये सुन के वो सरप्राइज़। अब यहाँ पे हाबी कहता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास सुपर पावर्स नहीं है लेकिन एक और काम तो मैंने कर ही दिया है। अब वो दोनों ही इसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने लगे थे कि अब तो हम आराम से ड्राइविंग करेंगे। सो हाबिक रॉक्ड एंड सोहा शॉक्ड। वो बेचारी अभी ने क्या ही कहती। आज तो मीरियम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ पे फोर्सफुली मोरा को किस कर लेता है, जिसके बदले में वो इसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच गया था। अब ये फिर गुस्सा करती हुई चली ही गई थी। इधर ही हमें फिर लिन को दिखाया जाता है जो कि शिन से कह रहा था कि वैसे तुम्हें अपने पास्ट के बारे में या कि जो कुछ भी हो उसके बारे में सोहा को बता देना चाहिए। उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। अगर तुम्हारे पास्ट को लेके वो डर गई या तुम्हें एक्सेप्ट ना किया तो उसके बाद तुम उस पर गिव अप कर देना। इसने भी अब फिर उसे सब सच बताने का फैसला कर ही लिया था। हम बाद में मोरा फिर से शिन से मिलने के लिए आई होती है कि मैंने जो तुम्हें काम करने को कहा था अभी तक किया नहीं है, जाके सोहा को अपना बना लो, इसमें तुम्हारा ही तो फ़ायदा है। और वैसे भी इस तरह से तो हाबिक की उससे जान ही छूट जाएगी। इन्हें भी पता चल गया था कि हाबिक दोबारा से एक मिशन के लिए इस दुनिया में वापस आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही बीरियम इसे शिन के पास बैठे देखता है तो इसका हाथ पकड़ के साइड पे ही लेके चला गया था। आखिर को वो शिन को बहुत ज़्यादा हेट जो करता है। इधर इन दोनों को साथ में खाना खाते हुए ही दिखाया जाता है। इतने अरसे से सोहा जो नहीं मुस्कुराई थी इसके साथ बैठ के काफ़ी ज़्यादा हंसती है। शिन फिर नेक्स्ट सीन में सोहा से मिलने के लिए आया होता है इससे पहले कि उसे अपने बारे में कुछ भी बताता। यहाँ पे इस पे बीरियम की नज़र पड़ जाती है और वो सोहा से कहने लगा था कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये इंसान कौन है। शिन फिर यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करता और बस इसी बीच उनके दरमियान झगड़ा हो गया था और वो सोहा के सामने ही गायब हो जाते। अब सोहा को तो कन्फर्म हो ही गया था कि बीरियम के साथ साथ शिन भी कोई आम इंसान नहीं है। ये दोनों तो एक प्लेस पे आके काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मीन के इनके बीच कुछ ना कुछ तो था ही सही, जो कि अभी थोड़ी देर में हमें पता चल ही जाना है। सोहा तो फौरन से हाबी को कॉल करके बता देती है कि एक्चुअली में इस वक्त बीरियम और शिन पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, इसके सामने ही गायब हुए थे। यहाँ पे बैठी हुई मोरा भी ये बातें सुन लेती है और वो फिर उसी आदमी को कॉल करके ये सब बताने लगी थी जो कि हर वक्त बीरियम के पास ही रहा करता है। इधर ये फिर उसे कहने लगा था कि आज से पहले जो तुमने खून किया था उसका बदले में मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके इससे पहले कि उसे नुकसान पहुँचाता, इतने में वही जिन गियोन वहाँ पे आ जाता है और उसे चोट लग गई थी। ये सब कुछ देख के यहाँ पे बीरियम तो इस पर भड़क ही गया था कि आज से पहले भी तुमने किसी को मारा था ना, अब फिर वही हरकतें कर रहे हो। अब इतने में मूरा और हाबिक की भी एंट्री हो चुकी थी। उन्हें तो सारी कहानी का पता ही नहीं होता है। अब वो इसे बता देते हैं आज से पहले इसने जिस बंदे को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि जिन गियोंग का ही भाई था। ये बेचारा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इवन के इसे फिर अपना पास्ट याद ही आ गया था कि क्या मैंने कभी किसी को मारा भी था। बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। इधर सोहा को फिक्र हो रही होती है, हालांकि उसे शिन की असलियत का पता चल गया था लेकिन फिर भी वो कह रही होती है कि वो एक अच्छा इंसान है, इतना भी बुरा नहीं है। जानती थी कि बीरियम बार बार आके उसे तंग भी किया करता था। अब उसे शिन की फ़िक्र करते देख के हाबिक को तो बहुत ही ज़्यादा जेलिसी होती है। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड देन बीरियम के पास आ गया था कि जब उस इंसान लड़की को बाद में मारा जाने का ऑर्डर दिया गया था तो वो कुछ अरसे दिन छुपी ही रही थी। तो मैंने तुम्हें भेजा था ना कि उसका पता करके आओ, तब तुमने आके मुझे बताया
बताया था कि मैं तो उसके पास गया ही नहीं, तो क्या आप मुझे सच सच बताओगे कि उसके पीछे की क्या कहानी है। मुझे बताने लगता है कि वो जहाँ पे छुपी हुई थी मैंने और जिन गियोंग ने उसे ढूंढ ही लिया था। और तभी हमें वहाँ पे शिन को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा छोटा था। खैर तभी कुछ गॉड्स के आदमी आके उस लड़की पे अटैक करने लगे थे, उसे बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो शिन से ये बर्दाश्त नहीं होता और उसने अपनी पावर्स का यूज़ कर लिया था, जिसके बाद ही उन लोगों के साथ साथ वहीं पे जिन गियोन का भाई भी मारा गया था। और बस इसी बात का ही मुझे गुस्सा है कि उसने ऐसे खामखा में एक मासूम की जान ले ली थी। ये सब कुछ तो यहाँ पे मोरा और जिन गियोंग दोनों ही सुन रहे होते हैं। मोरा को अब पता चल जाता है कि ओह अच्छा, तो इसी वजह से ही बीरियोम शिन से नफरत करता आया था कि उसी की वजह से ही जिन गियोन का भाई मरा था। खैर उससे कहती है कि वैसे उस वक्त उसने जानबूझ के थोड़ा ही ना किया था, ये सब कुछ तो उसने एक जान को बचाने के लिए ही किया था, तो इसमें बुरी बात नहीं है। वैसे शिन इतना भी बुरा नहीं है जैसे कि आप लोग उसे समझते हो, तब वो नादान था। खैर अब जो भी था उसे इतना भी पता चल गया था कि वाकई में हाबिक सोहा को पसंद करता है और बीरियोम उससे कितना ज़्यादा लव करता है, इसलिए उसने अब की बार फाइनली इसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ही ली होती हैं। दूसरी तरफ घर पे आते ही हाबिक इसे हक कर लेता है। अभी सोहा को जल्दी थी, उसे कुछ सामान लेना था, तो इसलिए वहाँ से चली जाती है। पीछे से जैसे ही उसकी फ़ोटोज़ देख रहा होता है तो अचानक ही इसकी नज़र उसके बाबा पे भी पड़ जाती है। जैसे घर वापस आती है तो एक आदमी ने इसे किडनैप कर लिया था। इसका बिखरा सामान देख के बेचारा हाबिक परेशान के पता नहीं सोहा कहाँ पे चली गई है। इसे इधर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन था और इसे कहता है कि शिन की कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी है, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। क्या नेक्स्ट सीन में सोहा को शिन के पास ही दिखाया जाता है। वो तो इसे कह रहा था कि यहाँ से चली जाओ, बट ये नहीं जाती बल्कि उसे बैक हग करके तसल्ली ही देने लगी थी कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो बल्कि बहुत अच्छे इंसान हो। आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब लोगों की भलाई के लिए किया। तुमने कितनी ज़्यादा जानें बचाई हैं, नेक्स्ट भी ऐसा कर सकते हो, इसलिए तुम्हें खुद को लेकर गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे मुझे सारी बात का पता चल गया, पास्ट में तुमने किसी की जान ही तो बचाई थी, इसमें क्या बुराई है। खैर उसकी बातों से वाकई में इसे बहुत ज़्यादा हौसला मिल गया था। अब तभी इतने में हाबी की भी एंट्री हो जाती है। उसे जैसे ही पता चला था कि सोहा शिन के पास है तो वो इसे लेके वहाँ से जाने लगा था। आज तो उसकी जेलिसी का बहुत ही बुरा हाल होता है। वो तो घर पे आते ही सोहा को किस कर लेता है और इसी किस को लेके सोहा तो अगले दिन सारा दिन उसी के बारे में ही सोचती रहती है। इवन के जैसे ही वो एक्सरसाइज करके आता है तो ये तो बस उसकी बॉडी को ही देखती रहती है जो कि काफ़ी लश्कारे मार रही थी और फिर बस उसे देख देख के खुद ही ब्लश भी करने लगती है। इवन के ये तो उसके प्यार में कम्प्लीटली अब डूब ही चुकी थी। अगले दिन शिन ने सोहा को खुद से मिलने के लिए बुलवाया था और यहाँ पे वो उसी ब्लाइंड गर्ल को ही इससे इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। इसके बाद ही सोहा के पूछने पे वो फिर उस लड़की के बारे में इसे बताने लगता है कि एक दिन मैंने देखा था कि एक डॉग इस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तभी फिर मैंने अपनी सुपर पावर्स का यूज़ किया था। वो डॉग तो मर गया लेकिन उसी के साथ ही इस लड़की की आई साइट चली गई और उसके बाद मुझे बहुत ही गिल्ट हुआ, तभी से ही मैं इसे पाल रहा हूँ। और यहाँ पे ये सारी बातें बताने के साथ साथ वो इससे ये भी पूछ रहा होता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। एक्चुअली में जब तुम मुझे बैक हग करके कुछ अच्छी सी बातें कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि वो वाली तो ऑलरेडी पहले मुझे किसी ने कही हुई है, तो इसलिए मैंने पूछा। सोहा कहती है कि नहीं, हम दोनों तो पहले कभी नहीं मिले हैं। अब जैसे ही हाबिक सोहा के क्लिनिक पे आता है तो सामने से इसे देख के एकदम सरप्राइज, दोनों के बीच तो अच्छी खासी बहस भी हो गई थी और उसकी बातों को तो ये बस हंस के ही टाल देता है। अब यहाँ पे खड़े ही होते हैं कि इतने में ऊपर से सोहा की एंट्री हो जाती है। अब ये तो जेलिस होकर पहले उसे वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगा था लेकिन फिर से वापस आता है एंड देन उसे क्लिनिक की कीज़ पकड़ा देता है कि हमारे जाने के बाद तुम यहाँ का ख्याल रख लेना, ठीक है। और फिर वो सोहा को लेकर सनसेट दिखाने के लिए ही आ गया था और यहाँ पे दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं और उसके बाद ही हाबिक ने सोहा को किस कर ली थी। इन्हें बैठे बैठे इधर रात हो चुकी थी। सोहा फिर से उसे अपने डैड के बारे में बताने लगती है और ये भी कहने लगी थी कि मैं बस एक दफ़ा अपनी लाइफ में अपने डैड को ही देखना चाहती हूँ। बेचारी बहुत ज़्यादा अफसुर्दा लग रही होती है। घर पे आके ये दोनों बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अब सोहा तो इसके आने से काफ़ी खुश लग रही होती है कि चलो कम से कम ये तो मेरी लाइफ में है। अगले दिन वो अपने हाथों से सोहा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और ये सब कुछ देख के सोहा को तो बहुत ही अच्छा लगता है।
इतने में यहाँ पे शिन की एंट्री हो जाती है, जो कि सोहा को उसकी क्लिनिक की कीज़ देने के लिए आया था। अब उसने इसे खाने पे इनवाइट कर लिया था। ये सब कुछ देख के हाबिब को तो बहुत ही जेलसी होती है और वो यहाँ पे इसे बताने लगा था कि वो उससे ज़्यादा सोहा को जानता है और ये भी कहने लगता है कि वो तो हर वक्त सोई पड़ी रहती है और इवन के उसकी बेचारी की तो यहाँ पे एम्बेरसमेंट के मारे बुरा हाल ही हो जाता है। खैर इसे क्या पड़ी थी, इसे तो यही था कि मैं बस इसके सामने यही बताऊँ कि सोहा के बारे में इससे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। लेकिन चिन भी मुस्कुरा के कहता है कि ओहो तो रियली। एंड यहाँ पे सोहा को गुड न्यूज़ देने लगा था कि अब से तुम्हारी क्लिनिक का लैंडलॉर्ड मैं ही हूँ, क्योंकि वो मैंने बाय कर लिया। ये सब कुछ देख के सोहा तो और ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ही शिन ने उसे अपने फार्म हाउस पे ही बुलवा लिया था कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और वो मना नहीं कर पाती है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे हाबिब को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर वो चाहता था कि बस अब मेरे पास कैसे मनी आ जाए और इस तरह से मैं भी सोहा का दिल जीत लूँगा। फ़ौरन से मूरा को कॉल करता है, उससे पैसे मांगने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद ही फ़ौरन से बीरियम के पास आ गया था, लेकिन यहाँ पे उसने भी इसे पैसे देने से मना कर दिया था। अब इसे कुछ सुझाई नहीं देता है, तो इसलिए उसके फार्म हाउस पे ही आ गया था और यहाँ पे मिलकर उसके साथ काम करवाने लगता है। एक्चुअली में वो सोहा के साथ ही कुछ टाइम बिताना चाहता था, ताकि अब दोबारा से यहाँ से जाने से पहले वो इसके साथ अपनी कुछ मेमोरीज़ बना पाए। इवन कि थोड़ा सा इमोशनल होकर उसे हक भी कर लेता है। रात को दोनों मिलकर जैसे ही घर आते हैं तो सामने से मोरा इनके आने का वेट कर रही थी। वो इसे एक इनविटेशन कार्ड देती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तुम्हारा ऑर्डर आ चुका है कि तुम्हें फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाना है। ये सब कुछ देख के वो तो वहाँ से चली गई थी। पीछे से ये बेचारी बहुत ही अपसेट हो जाती है। खैर अब की बार भी सोहा ने उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी थी। उसे नहीं रोकती कि वाकई में इसकी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही खामखा में मैं क्यों रोकूँ, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो इसे लेके उसी जगह पे आ गई थी जहाँ पे कि किसी दिन इसने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। और यहाँ पे फिर से अब सारी स्टोरी बताने लग जाती है कि मॉम की डेथ के बाद ही मैंने अपने डैड को बहुत मिस किया था। इवन कि मुझे उन पर गुस्सा भी था कि पता नहीं वो बिना बताए कहाँ पे चले गए, और बस इसी वजह से ही फिर मैंने यहाँ पे आके खुद की जान लेने की कोशिश की थी। ये सारी स्टोरी तो ऑलरेडी पहले उसने बताई हुई थी। ये भी कहती है कि हाँ, इससे पहले मुझसे लव इतना किसी ने भी नहीं किया जितना कि तुम करते हो, और इसलिए उसे कह रही होती है थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। इधर रात के वक्त उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई थी और वो सोहा से कहती है कि मैंने देखा है कि तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, और इवन के तुम्हारे क्लोज मैंने तुम्हारे पापा को भी देखा था। ये तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है कि कैसी बातें कर रही हो, और फिर फ़ौरन से उसने अपनी फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए ही कह दिया था। बाद में जैसे ये अपनी और अपने पापा की फ़ोटो देख रही होती है तो ऊपर से हाबिब आ जाता है। वो तो यही कहने लगा था कि काश मेरे पास सुपर पावर्स होती, मैं ज़रूर तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ मिलवा पाता। बस मेरी ज़िंदगी की अब यही विश है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा दूँ, और ये उसे प्रॉमिस भी कर लेता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं ऐसा करूँगा। रात के वक्त इन दोनों ने अब एक साथ में बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का भी डिसाइड कर लिया था, क्योंकि ये अब जल्दी यहाँ से जाने वाला होता है। अगले दिन तो सोहा इसे इसका फेवरेट ड्रेस ही इसे बाय करके देती है, जो कि एक्चुअली में इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था, और यही पहन के ही दोनों डेट पे जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारी मस्तियाँ भी करने लगे थे। थोड़ी देर के बाद सोहा जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहन के आती है तो वाटर गॉड तो बस उसे देखते ही रह जाता है। इवन के उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे बैठ के दोनों अपना स्केच बनवाने लगे थे, जो कि काफ़ी क्यूट सा भी होता है। दूसरी तरफ हमें जूडोंग को दिखाया जाता है, जो कि शिन से मिलने के लिए आया था। जिस दिन उसकी लैंडिंग यहाँ पे हुई थी उस जगह पे तो जाहिर सी बात है शिन भी मौजूद था, और उससे पूछने लगता है कि उसी दिन ही मुझसे वो डिवाइन टैबलेट गुम हो गया था, जिससे कि एक सर्वेंट की ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। और वैसे भी इंसानों की निस्बत वो डिवाइन टैबलेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सन को दिख सकता है जो कि डिवाइन सर्वेंट है। खैर यहाँ पे इससे यही पूछने लगा था कि उस दिन वो मुझसे गुम हो गया था, और तब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस वक्त तुम्हारी हेल्प करने के लिए कौन आया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शायद वो टैबलेट उसी इंसान के पास ही होगा। खैर जी उसे बता देता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि वो पर्सन कौन था, लेकिन हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसने मुझे अडॉप्ट किया। इसके बाद ही जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन तब अचानक ही वो गायब हो गया।
और फिर मिला ही नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो उस दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए ही जा रहा था। और यहाँ पे इनके पूछने पे जैसे ही वो उस पर्सन का नाम बताता है तो ये सुन के वो शॉक्ड, क्योंकि वो वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि सोहा के ही डैड थे। मीन के उन्हें डिवाइन टैबलेट भी मिल गया होना, और वैसे भी डिवाइन सर्वेंट को ही एक वो नज़र आ सकता था। वो आके इस बारे में सोहा को बता देता है कि तुम्हारे डैड का पता चल गया, और फिर फ़ौरन से हाबिक को आके सारी स्टोरी का ही बताने लग गया था कि कैसे उसने शिन की हेल्प की थी। इवन के तब जूडोंग ज़ख्मी हो गया था तो उन्होंने इसे हॉस्पिटल में ले जाके इलाज भी करवाया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ही यहाँ पे हाबिक को सारी समझ आ जाती है कि एक्चुअली में उसी दिन ही तो सोहा खुद को मारने के लिए उस पुल पे गई थी। मिन के ज़रूर डैड उसके पीछे ही जा रहे होंगे। शिन को जैसे ही लिन के थ्रू इस सारी बात का पता चलता है कि जिसने एक इंसान ने इसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि सोहा के डैड थे, तो इसलिए इसने अब सोहा के पास जाने का फैसला कर लिया होता है। हाबिक को तो अब सारी बात का पता चल गया था कि एक्चुअली में सोहा उस दिन खुद तो पुल के पास नहीं आई थी बल्कि उसकी जान उसके डैड ने ही जाके बचाई होनी है। और बस उसी वक्त ही उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और फिर भी मज़ीद कंफर्म करने के लिए वो उसी दरिया के पास आ जाता है एंड देन फ़ौरन से उसने उसी में ही छलांग लगा दी थी। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। शिन ने सोहा को कॉल करके खुद से मिलने के लिए बुलाया था और ये भी बता देता है कि आज से बहुत अरसा पहले जिस इंसान ने मेरी हेल्प की थी वो तुम्हारे डैडी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ये सुन के सोहा को तो अपने डैड पे बहुत ही गर्व फील होता है। घर पे आके हाबिक ने फिर इसे सारी बात का बता दिया था कि इसके डैड की डेथ हो चुकी है। अब इसे पूरी स्टोरी का बताता है कि उस दिन जब तुमने पुल से नीचे गिरने की हिमाकत की थी तभी डैड तुमसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने जब देखा कि मेरी बेटी डूब रही है तो वो तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उसके बाद ही उन्होंने तुम्हारी तो हेल्प कर दी, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई और अभी भी उनकी बॉडी उसी पानी के अंदर मौजूद है। ये सब सुन के सोहा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि आज तक मैं अपने डैड को गलत ही समझती आई और देखो उन्होंने मुझे बचाने की खातिर खुद की ही जान ले ली। वो बेचारी तो यहाँ पे बहुत ही दुखी लग रही होती है। अब हाबिक ने भी फैसला कर लिया था कि मेरी चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, मैं इसे क्या प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगा, मैं इसे इसके डैड की बॉडी ज़रूर दिखाऊँगा। अब ये सब कुछ सुनते ही इसके सारे फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं कि अगर तुमने अपनी सुपर पावर्स का यहाँ पे यूज़ किया तो इस तरह से तुम कम्प्लीटली तौर पे डिसअपेयर हो सकते हो, इवन कि अपने वर्ल्ड में भी नहीं जा सकते हो। लेकिन इसे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी कि मैंने सोहा से जो प्रॉमिस किया था बस वही पूरा करना है। उसे यहाँ पे अपना ख्याल रखने को बोलने लगा था कि अगर मैं चला भी जाऊँ तो पीछे से प्लीज़ अपनी हैप्पी लाइफ ही गुजारना। इवन कि उसे किस भी कर लेता है। अब बाद में उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पे पहुँच आए थे। अब वो फिर सोहा को लेके पानी में ही कूद गया था और यहाँ पे कि उसे अपने डैड की डेड बॉडी नज़र आ ही जाती है। आज फर्स्ट टाइम ही सोहा को उन्हें टच करने का भी मौका मिल ही गया था। ये सब कुछ तो उसे हाबिक की वजह से ही मिला था। खैर यहाँ पे वो उसे गुड बाय कह रहा होता है कि पता नहीं कब मैं डिसअपेयर हो जाऊँ, लेकिन ये उसे कहती है कि तुम्हें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक हल मौजूद है जिसके बाद कि तुम मेरी ज़िंदगी से जा भी नहीं सकोगे। वो हैरान होता है कि क्या। इतने में जूडोंग इसके पास वही डिवाइन टैबलेट लेके ही आ गया था जो कि उसे इसके पापा के कपड़ों से ही मिल गया होता है और इसे दे रहे होते हैं कि तुम्हारी जो भी विश है तुम पूरी कर सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ भी मांगती इतने में ऊपर से हाई प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है और वो इससे इसके सवाल का जवाब भी मांग रहे होते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पे भेजा था ना कि आखिर वो 3 स्टोन्स दुनिया में क्यों रखे गए थे, तो इसलिए अगर तुमने